This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. দিল্লিতে এত বড় বিস্ফোরণ ঘটে গেল, তারপরেও আরো বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছে হরিয়ানার ফরিদাবাদ থেকে। সেক্টর 56 থেকে আজ ফের বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছে। গত দুদিনে এখনো পর্যন্ত প্রায় 3000 কিলোগ্রাম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট সহ বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছে। दिल्ली के लाल किले में कार में हुए ब्लास्ट के बाद हर तरफ एजेंसी सक्रिय हो गई हैं। फरीदाबाद में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और आज फरीदाबाद के सेक्टर 56 के प्रताप नगर 2 इलाके के इस मकान में जो पुलिसकर्मी पहुंचे और यहां से उनको बड़ी मात्रा में बारूद मिला है। पुलिस ने यहां से 2 लोगों को हिरासत में भी लिया। हालांकि फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर का कहना है कि ये जो बारूद है वो शादी ब्याह में पटाखे में इस्तेमाल होने वाला बारूद है, लेकिन फिलहाल इस कई बोरे में जो बारूद है उसको भर करके पुलिस यहां से ले गई है। 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दरअसल ये जो मकान है वो मुकेश शर्मा नाम के शख्स का है जो कि बल्लभगढ़ में रहते हैं और उनके कई सेक्टरों में अलग अलग जगहों पर मकान है जो किराए पर दिए हुए थे। इलाके के लोगों का कहना है कि सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास जो फरीदाबाद पुलिस थी वो यहां पर पहुंची थी, उन्होंने जांच की और उसके बाद यहां पर बोरों में बड़ी मात्रा में जो बारूद था उसको रिकवर किया है। हालांकि फरीदाबाद पुलिस का यह भी कहना है कि जो धाराओं के तहत उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूरे बारूद को जब्त कर लिया गया है, 2 लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि सोमवार को ही फरीदाबाद इलाके से 2900 किलो विस्फोटक 2 अलग अलग जगहों से बरामद किया गया था और आज भी सुबह से पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है जिसके तहत ये बारूद बरामद किया गया। अब ये किस तरीके का विस्फोटक है ये पुलिस जांच के बाद बताएगी। कैमरामैन अमित के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, फरीदाबाद। दिल्ली বিস্ফোরণের পরে ডাক্তার পারভেজ আনসারের বাড়িতে ওখানে লখনৌ এটিএস এবং জম্মু কাশ্মীর পুলিশের অভিযান এবং লখনৌতেও কিন্তু তল্লাশি চালানো হয়। उस ग्रुप का हिस्सा थे, उस चैट बॉक्स का हिस्सा थे, तो ये तमाम चीजें सामने आ रही है और पूरे के पूरे एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क की तरह ये लोग चल रहे थे। एक अपना पूरा एक क्लोज ग्रुप बना रखा था, बातचीत होती थी, चर्चाएं होती थी और रेडिकलाइज्ड ग्रुप एक तरीके से अपने आप को ये कहते थे। तो एक कई बड़ी जानकारियां इसमें सामने आ रही है और परवेज अंसारी और शाहीन की भूमिका इसमें काफी महत्वपूर्ण थी, ये भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है सूत्रों से। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि लगातार दबिश जो दी जा रही है उसमें अभी और भी कई किरदार सामने आने हैं। हुए थे इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। परवेज की तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है और अब शाहीन के घर पर यहां पर पहुंची है एटीएस की टीम। हालांकि शाहीन के पिता का कहना है कि बहुत पहले वो यहां से चली गई थी, लेकिन उसके बावजूद यहां पर उसका आना जाना निश्चित तौर पर था और इसी वजह से यहां पर एटीएस की टीम और पुलिस की टीम पहुंची है। परवेज अंसारी की अभी भी तलाश है और उसके पिता ने खुद ये स्वीकार किया है कि उनका सबसे छोटा बेटा परवेज अंसारी है और वो यहाँ घर से अलग रहता है। जहां पर जिस लोकेशन पर से हमने परवेज अंसारी का मकान दिखाया था वहां पर परवेज अंसारी रहा करता था और भाई और बहन दोनों इस नेटवर्क से जुड़े हुए थे। एक बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है, यानी कि खुद जो शाहीन के पिता ने सारे राज ये खोले हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दी है और यही पूछताछ के लिए इस वक्त यहाँ पर एटीएस और पुलिस की टीम भी पहुंची हुई है। आसपास में आप देखेंगे कि लोगों का जमावड़ा लगा हुआ और संकरी गलियों से होते हुए आप देखेंगे कि एक छोटा सा कोने पे मकान, आपको पीले रंग का जो मकान दिख रहा है वही शाहिद का मकान है और इस वक्त वहां पर सामने पुलिस की घेराबंदी है। अंदर एटीएस की टीम जो है वो मौजूद है, उनके पिता घर पर मौजूद हैं, उनके पिता से इस वक्त बातचीत कर रही है, पूछताछ कर रही है और तमाम उन पहलुओं को तलाशने की कोशिश कर रही है जिसमें शाहीन की इन्वॉल्वमेंट जो है इस पूरे के पूरे नेटवर्क से हो सकती है, उसकी क्या भूमिका हो सकती है और तमाम ऐसी जानकारियों को इकट्ठा करने की कोशिश एटीएस के द्वारा लगातार यहाँ पर की जा रही है। जी, এসআইআর মামলায় নোটিশ ইস্যু সুপ্রিম কোর্টের। পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি সহ সমস্ত মামলায় নোটিশ। বিভিন্ন জায়গায় এই সময় বৃষ্টি হয়, চাষাবাদের বিষয় থাকে, ক্রিসমাস থাকে, ফলে এসআইআর এর সময়সীমা বৃদ্ধি করা হোক এই মর্মে। আরো বিস্তারিত জানবো, শ্রাবন্তী শাহ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, জানাবেন শ্রাবন্তী। দেখো, মূলত পশ্চিমবঙ্গের কথা উঠে আসে, যেখানে পশ্চিমবঙ্গের কথা প্রসঙ্গে কপিল সিব্বল তিনি দাবি করেন যে এ রাজ্যে গ্রাম বাংলা বেশি রয়েছে, সেখানে 4G 5G কাজ করে না। একই সঙ্গে পরিবেশের কথাও তিনি উল্লেখ করেন যে যেখানে অত্যধিক বৃষ্টি হয় সেখানে এই সময়ের মধ্যে কিভাবে বিএলওরা কাজ করবেন, তাই সময়সীমা বাড়ানো হোক এসআইআর এর, সেই দাবি তাদের ছিল। সমস্ত রাজ্যকে, যেখানে 12টি রাজ্য, তাদের উপরে নোটিশ জারি করা হয়েছে এবং এই মামলার পরবর্তী দিন তারা জানাবেন তাদের প্রত্যেকটি রাজ্যের কি অবস্থান রয়েছে। ধন্যবাদ শ্রাবন্তী।
স্বাস্থ্য ভবনে নজর রাখবো। এই মুহূর্তে ভ্রাম্যমাণ অ্যাম্বুলেন্সের উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী। কখনো জানবার চেষ্টা করেছেন, খবর নেবার চেষ্টা করেছেন? এগুলো এক একটা পালঙ্কে এক একটা পালঙ্কিত হয়েছে, এক একটা মুকুট। একবারও ভেবেছেন এই কাজটা যারা করেছেন মন দিয়ে, ক্রেডিটটা তাদের যাওয়া উচিত না খালি তাদের গালি দেওয়া উচিত? কোনটা? কোন রাজ্যের সুযোগ আছে? আজকে তো অনেক রাজ্যের মানুষ আমাদের রাজ্যে ট্রিটমেন্ট করতে আসে। মানবিকতার স্বার্থে ট্রিটমেন্ট থেকে কাউকে বাদ দেওয়া যায় না, আমরা করি। শুধু বলি রাজ্যের নামটা লিখে রাখতে, কারণ আমাদের কত খরচা হচ্ছে, বাইরের জন্য কত, রাজ্যের জন্য কত, সেটা আমাদের নজর রাখতে হয়, অডিট রাখতে হয়। সেই জন্য আমি হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচারে, আপনারা জানেন, পাবলিক হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচার বাংলায় স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর জন্য আমরা প্রায় 70,000 কোটি টাকা খরচা করেছি। 14টি নতুন সরকারি মেডিকেল কলেজ, অনেক প্রাইভেটও হয়েছে। 42টা সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল, এগুলো আমাদের সময় হয়েছে।